मनीषा एक बहुत ही घमंडी औरत थी जो कभी किसी की इज्जत नहीं करती। एक दिन मनीषा बाहर जाती है, तभी मनीषा के आगे एक बूढ़ी सब्जी वाली औरत आती है और वो औरत मनीषा से हाथ जोड़कर कहती है, बेटा कुछ सब्जी ले लो, इस बुढ़िया की मदद कर दो, सारी सब्जियां बहुत ताजी है। छी, इसे तुम ताजी सब्जियां कहते हो? अरे इसे तो मैं अपने घर के कुत्ते को भी ना खाने दूं। बेटा मैं भी वहीं से सब्जियां लाई हूँ जहाँ से तुम्हारी पैकिंग में सब्जियां आती है। खेत एक ही होता है, वो भी मिट्टी में ही उगती है और ये भी मिट्टी में ही उगी है बच्चा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तुम अपनी इन सब्जियों की बराबरी उन सब्जियों से कर रही हो जो तुमने अपनी जिंदगी में शायद आज तक देखी भी ना हो। कितने कीटाणु होते हैं इनमें और ऊपर से साफ भी नहीं होते ये तो। बेटा ये तो अमीर लोगों को पता नहीं कौन सी आंखें होती है जो हमारी इतनी साफ सुथरी ताजी सब्जियों को भी गंदा कह देते हो। बड़ी दुकानों में पन्नियों में बंधी सब्जियां साफ लगती है तुमको। उफ, मैं भी किस लो क्लास औरत से बात करने लगी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। मनीषा उस बूढ़ी औरत की ना ही एक भी सब्जी खरीदती है और तो और बल्कि उसे नीचा भी दिखाती है, फिर वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद मनीषा अपने बॉयफ्रेंड दीपक का एक बहुत बड़े होटल में वेट कर रही थी, लेकिन दीपक वहाँ आता ही नहीं। ये दीपक का रोज का ही है, मैं हमेशा टाइम से आती हूँ और वो बस मुझे वेट करवाता रहता है और बाद में आकर मुझे प्यार से मनाने लग जाता है। आज आने दो उसे, कितना भी मना ले, मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी। मनीषा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ दीपक मनीषा के लिए फूल लेकर आता है और मनीषा को फूल देते हुए दीपक कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देने लायक कोई फूल ही नहीं मिलता और तुम्हारे लिए सबसे सुंदर फूल लाने में देरी हो गई। क्या दीपक, तुम भी ना हमेशा ऐसी ही प्यारी बातें करते हो और मुझे मना लेते हो और फिर लेट आते हो। सॉरी बाबा सॉरी, मुझे बहुत काम था, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला निकलने का। लेकिन हाँ, तुम मुझसे पूछो एक बार कि मैं कैसे तुम्हारे लिए निकल के आया हूँ वहाँ से। अरे इतना सब काम होते हुए भी ना आधा काम छोड़ दिया मैंने तुमसे मिलने के लिए। बस इसलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हमेशा मैं ही जरूरी हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मनीषा आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ दीपक, तुम परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना दीपक? तबीयत तो ठीक है मनीषा, लेकिन कोई काम ही नहीं बन पा रहा है। तुम बोल क्या रहे हो दीपक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, आराम से मुझे समझाओ कि हुआ क्या है, तुम परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ यहाँ। मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, अब बस यही समझ नहीं आ रहा मैं उस लॉस की पूर्ति कैसे करूँ। क्या लॉस हुआ? लेकिन कैसे हुआ? कुछ नहीं यार, वो बस कुछ लोगों की गलती से हुआ है, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगा ना। खैर तुम चिंता मत करो, ये तो मेरी समस्या है, मैं संभाल लूंगा। देखते हैं कैसे क्या होता है, तुम चिल करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ना चिंता करूँ मैं? और तुम मुझे बताओ कितना लॉस हुआ है? 1 करोड़ का लॉस हुआ है। मुझे पता है ये रकम बहुत बड़ी है और मैं कैसे दूंगा, कब दूंगा, किस तरह से दे पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। मैं किस लिए हूँ दीपक? मैं करूँगी ना तुम्हारी मदद, मैं दूंगी तुम्हें 1 करोड़ रुपए। नहीं मनीषा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अगर तुमने मुझे पैसे दिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत होगा ना, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मनीषा तुम जिद मत करना प्लीज। तुम पागल हो क्या दीपक? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और रही बात मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मेरे पास तुम हो ना, और मुझे क्या चाहिए? अब जिद मत करो दीपक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ पैसे। मनीषा तुरंत दीपक को लेकर अपने घर आ जाती है और सारे पैसे दीपक को दे देती है। यहाँ तक कि मनीषा अपना घर भी गिरवी रख देती है, वो भी दीपक के लिए। कुछ महीने निकल जाते हैं और अब दीपक मनीषा से बिल्कुल मिलना ही बंद कर देता है और घर के गिरवी पैसे मनीषा चुका नहीं पाती, इसीलिए अब वो बेघर हो जाती है। मनीषा बहुत परेशान थी क्योंकि ना तो अब उसके पास रहने की जगह थी और ना ही खाने को कोई साधन। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो दीपक की बातों में आ गई, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ ही समय में मेरा सब कुछ छिन गया। मनीषा रोड पर एक कोने में बैठकर खुद से बातें कर कर रो रही थी।
पास वही बूढ़ी गरीब सब्जी वाली औरत आती है और मनीषा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, बेटा, मैं कब से देख रही हूँ, तू यहाँ बैठी है। तुझे भूख लग रही होगी ना, तू मेरे साथ चल और खाना खा ले। आप यहाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी ना। बेटा, कौन सा दिन, मैं तो भूल भी गई। तू कब की बात कर रही है? तुझे भूख लग रही होगी ना बेटा। और देख, तू यहाँ बैठी है, बाहर कितनी ठंड है, तुझे पता है ना। चल मेरे साथ अंदर। बूढ़ी औरत मनीषा को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और मनीषा को खाना खिलाती है। मनीषा को अब भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। बेटा, तू इतना क्यों रो रही है? रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तू ही बता मुझे। अम्मा, मैं बहुत अमीर थी, लेकिन एक लड़के के प्यार में आ बैठी। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। अरे किसने कहा पगली कि तेरे पास कुछ नहीं है? ये घर भी तो तेरा है और उस लड़के ने तेरे साथ गलत किया है ना। तो तू देखियो बेटा, वो तुझसे भी ज्यादा रोएगा। वो कभी खुश नहीं रहेगा तुझे रुलाकर। अम्मा, आपको पता है ना, मैंने उस दिन आपके साथ कैसी बदसलूकी की थी। उसके बाद भी आप मुझे अपने घर लेके आई, मुझे खाना खिलाया। ऐसा क्यों अम्मा? बेटा, मेरे लिए तो तू मेरी बेटी की तरह है। जिस उम्र में तू है ना, उस उम्र में हर कोई गलती कर देता है, लेकिन बड़े होने के नाते मैं सब समझती हूँ। तो किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। वो बूढ़ी औरत मनीषा का पूरा साथ देती है और मनीषा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। अगली सुबह जब वो औरत सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, तो मनीषा उसे रोकती है। अम्मा, ये क्या कर रहे हो आप? मेरे होते हुए आप सब्जी बेचने जाओगी? नहीं बेटा, तुझे इन सब की आदत नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। तू घर पर मेरा इंतजार कर, मैं शाम तक सब्जियां बेच कर आऊंगी, फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है ना? आती नहीं है तो क्या, मैं भी आपके साथ चलूंगी, ताकि मैं भी सीख सकूं आपसे। तू अगर मेरे साथ चलेगी तो ही अच्छा रहेगा, मेरी भी मदद हो जाएगी और तू भी घर पर बैठकर अकेला महसूस कर रही होगी, वो भी नहीं करेगी। चल, हम दोनों साथ में सब्जियां बेचने चलते हैं। मनीषा अब उस औरत के साथ ही जाती है और सब्जियां बेचने के लिए मेहनत करती है, लेकिन बाहर ठंड में मनीषा कांप रही थी। उसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में कैसे सब्जी बेच लेती हो? मुझे तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। आप यहाँ रोज काम कैसे करती हो अम्मा? बेटा, अब यही तो हमारा काम है, और जब तक कुछ काम ना करो तो खाओगे क्या? पेट को पालने के लिए शरीर को थकाना तो पड़ता है ना, इसीलिए ठंड हो या गर्मी सब्जियां बेचने आती हूँ। आज तक मैं अमीरी में रही, इसलिए मुझे भी कभी किसी चीज का एहसास नहीं हुआ कि लोग इतनी ठंड में कैसे काम करते हैं। और आज जब मैं गरीबी में आई हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि कितनी ठंड लगती है। लेकिन अब मैं हमेशा आपके साथ ही सब्जियां बेचने आया करूंगी, क्योंकि ठंड तो आपको भी लग रही होगी ना, और जब आपको आदत है तो मुझे भी आदत पड़ ही जाएगी ठंड की। मनीषा अमीरी से गरीबी में आ गई थी, लेकिन अब वो पहले की तरह बस रोती नहीं, अब वो अम्मा के साथ मिलकर सब्जियां बेचा करती और उसका पूरा पूरा साथ दिया करती। काजल और रूही दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। साथ ही रूही और काजल एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी हैं। लेकिन रूही की सास कंचन रूही और काजल की दोस्त से परेशान थी, क्योंकि रूही की दोस्त ने काजल को बिगाड़ दिया। ऐसा आरोप काजल की सास शकुंतला ने कुछ समय पहले कंचन की बहू रूबी पर लगाते हुए कहा था। तुम्हारी बहू की वजह से ना मेरी बहू एक मिनट भी घर में नहीं टिकती, हमेशा बाहर की सैर करती रहती है। इस तानो बानो की वजह से 25 सालों का कंचन और शकुंतला का आपसी रिश्ता खराब हो चुका है। दोनों सास के रिश्ते खराब होने का कारण बनने वाली बहुएं साथ थी और हर दिन की तरह दोनों की बहुएं आज फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकलने का प्लान बना चुकी हैं और इसी वजह से दोनों अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि तभी छत पर कपड़े सुखाती हुई रूही को काजल अपनी छत से आवाज लगाते हुए बोलती है। दीदी, आज कहाँ चलने का प्लान है? आज तो बिग मार्केट चलेंगे, सेल लगी है, वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और फिर अपने फेमस ढाबे पर रुमाली रोटी खाएंगे।
हाँ हाँ दीदी जरूर खाएंगे। मैं अपना काम जल्दी निपटा लूँ। हाँ काजल जल्दी कर ले, मैं भी बचा हुआ काम निपटा लेती हूँ। कुछ समय बाद दोनों अपना काम खत्म कर मार्केट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये सब शकुंतला और कंचन नोटिस कर रही होती हैं, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी से बाहर आती जाती थी, जिस वजह से शकुंतला और कंचन दोनों ही अपनी बहुओं से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन वो दोनों चाहकर भी अपनी बहुओं को बोल नहीं पाती थी और देखते ही देखते शाम के 5 बज जाते हैं। अभी तक दोनों आई नहीं, कहीं फिर से शकुंतला आकर मुझसे ही लड़ने न लगे। कंचन अपनी बहू के ना लौटने से परेशान होती है, तो वहीं रूही और काजल आराम से शॉपिंग करने के बाद एक दूसरे से बोलती हैं। चल जल्दी कर काजल, हमें खाना खाने भी तो चलना है। मैं तो घर से कुछ खा पी कर भी नहीं आई हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं भी कुछ खा कर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी रुमाली रोटी की आदत लगा ही ली है। दीदी सच में बहुत टेस्टी होता है बाबा का ढाबा की रुमाली रोटी। कुछ समय बाद दोनों डब्बे पर पहुंचकर रुमाली रोटी ऑर्डर करते हैं और करीब 5 प्लेट से भी ज्यादा रुमाली रोटी और चिकन अकेले रूही ही खा जाती है और काजल बस 1 प्लेट में ही कहती है, मुझसे और नहीं खाई जाएगी। दोनों खाने के बाद सीधे घर के लिए निकलते हैं और कुछ समय बाद रूही के घर पहुंचते ही कंचन रूही से कहती है, आ गई, कहाँ लग गया इतना वक्त? माँ जी वो हमें चप्पल खरीदने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तुम लोगों का तो रोज का हो गया है। अपनी आदत सुधारो और घर पर रहने की आदत डालो और जा अब खाने की तैयारी कर ले। अमन आता ही होगा, उसे जल्दी सोने की आदत है ना। रूही किचन में खाना बनाते हुए काजल से फोन पर बात कर रही होती है, जहां काजल रूही से बोलती है, दीदी आज तो मजा आ गया इतना स्पाइसी खाना खाकर, मैं तो और कुछ भी नहीं खा सकती। हाँ मैं भी नहीं, मैं तो अमन और माँ जी के लिए बस खाना बना रही हूँ। मैं भी कुछ खाने की हालत में नहीं हूँ। इधर कंचन रूही को हॉल में से आवाज लगाते हुए कहती है, अब तक तेरा खाना नहीं बना बहू, अमन आ गया है। ऑफिस से वो सीधे खाने के लिए बैठेगा। हाँ माँ जी खाना तो बन गया है, बस रोटी बना रही हूँ। अमन फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठते हुए रूही को आवाज लगाकर कहता है, रूही रूही, हाँ आई, बस खाना हो गया। हाँ खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है अभी लाई। रूही जल्दी से सब्जी परोस कर वापस से रसोई में चली जाती है और एक बार फिर से अमन रूही को आवाज लगाता है और इस बार कहता है, सब्जी देकर कहाँ चली गई? रोटी कौन देगा? आई बस हो गया। रूही काफी इंतजार करवाने के बाद रुमाली रोटी बनाकर लाती है, जो अधपकी हुई है। अमन रोटी को देखते ही रूही से कहता है, ये क्या है, रोटी या रोटा? अरे इतनी बड़ी रोटी और वो भी आधी कच्ची। हाँ जी ये बड़ी रोटी जरूर है, पर ये रोटा नहीं रुमाली रोटी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसी रोटी कभी खाई नहीं है और इसे रुमाली रोटी कहते हैं। और इतने में कंचन शोर सुनते हुए वहाँ आ जाती है और वहाँ क्या चल रहा है ये समझते हुए रूही से कहती है, बहू ये सच में क्या बनाया है तूने? माँ जी ये रुमाली रोटी है। मुझे दिख रहा है कि ये रुमाली रोटी है, पर इस तरह की आधी पक्की रोटी को कौन खाएगा? कोई भी खाए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी खाने वाला नहीं हूँ। मैं तो चला सोने। मैंने बहुत प्यार से बनाया है, खा लो ना जी। तुम ही खाओ। हाँ बहू तू ही खा, मेरे बस की भी नहीं। न जाने क्या बनाया है तूने, मेरी तो उम्र भी नहीं जो कुछ भी खाकर पचा लूं। अमन गुस्से में बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और कंचन भी बिना खाए सो जाती है। लेकिन रात के 12 बजे किचन का सारा काम पूरा करने के बाद रूही को भूख लग जाती है और वो रुमाली रोटी लेकर खाने बैठ जाती है। इसी वक्त कंचन पानी लेने के लिए उठती है और वही देखकर हैरान रह जाती है कि रूही ने जितनी भी रुमाली रोटी बनाई थी वो सब वो अकेले ही खा रही होती है। ये देखकर कंचन सोचने लगती है, कैसी औरत है, अपने पति को भूखे सुलाकर खुद खा रही है। कंचन ये सोचने के बाद उन रुमाली रोटियों को देख रही होती है, जो कि एकदम परफेक्ट थी, ना कच्ची थी ना आधी पक्की थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचकर कंचन अपने कमरे में वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह कंचन जानबूझकर रूही से कहती है, रूही बेटा, कल जो तुमने रोटी बनाई थी वो तुम गाय को दे दो, क्योंकि उसे तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। लाओ तो मैं ही दे आती हूँ गाय को रोटी। माँ जी वो रोटियाँ तो मैंने रात को ही कुत्ते को दे दी थी। वो तो कई सारी थी, फिर भी और तो होगी ना। नहीं माँ जी, वो तो सारा ही मैंने कुत्तों को डाल दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी रोटी खुद खाकर बहू कुत्ते का नाम लगा रही है। अरे
खाने पीने की क्या कमी है? बोले तो सही कि मुझे ज्यादा खाने की आदत है। खैर, मैं दूसरा काम देखूं। देर शाम में काजल रूही को मार्केट चलने के लिए बुलाने आती है। चलो दीदी मार्केट। बस रुक, हो गया, चलती हूँ। रूही घर से निकलते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, आने में समय भी लग सकता है। जल्दी आने की कोशिश करना। रूही के जाने के बाद कंचन रूही के कमरे की तलाशी लेने पहुंचती है और पूरा रूम तलाशने के बाद वो देखती है रूही के बेड सेट्स के नीचे कई रुमाली रोटी को पैक करवा कर रखा है। अब कंचन का शक यकीन में बदल जाता है कि रूही को रुमाली रोटी खाने की बड़ी वाली आदत है, वो भी इतनी ज्यादा कि वो उन्हें अपने बेड के नीचे छुपा कर रखती है और रात को भी खाती है, वो भी किसी राक्षस की तरह। कंचन रूही को ये पता भी नहीं लगने देती कि वो रूही की इस गंदी आदत से वाकिफ थी। कुछ दिनों बाद अमन की बर्थडे पार्टी का दिन आता है। सभी मेहमान पार्टी में आकर खाना खाते हैं और रूही तो सबसे पहले पार्टी में मौजूद रुमाली रोटी पर टूटते हुए बोलती है, भैया रुमाली रोटी बनाते जाओ और मुझे परोसते जाओ, और देखो रुकनी नहीं चाहिए मेरी रोटियाँ, समझे? जिसने ये पार्टी दी है ना, उसकी बीवी हूँ मैं, इसलिए मैं जमकर खाऊंगी। रूही की बात सुनकर रुमाली रोटी बनाने वाला उसको रोटियां परोसने लगता है और देखते ही देखते रूही 25 रोटियां खा जाती है। सभी मेहमान रूही को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिससे अमन और कंचन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अपनी बहू की इस हरकत के चलते कंचन को शकुंतला से बात करनी पड़ती है और फिर वो दोनों एक प्लान के तहत रूही को रोकने के लिए उसके पास आते हैं और बोलती हैं, रूही बेटा शाबाश, क्या खूब। वेरी गुड बेटा जी। अमन, काजल और बाकी सब मेहमान हैरान थे कि आखिर कंचन और शकुंतला रूही को शाबाशी क्यों दे रही हैं। तभी अमन गुस्से में बोलता है, ये आप क्या कह रही है माँ? अरे बेटा, बहू आज की पार्टी की विनर है। रूही भी ये देखकर खाना छोड़ देती है और अपनी सास का मुंह ताकने लगती है। इतने में कंचन बोलती है, बधाई या रूही, इस कंपटीशन में तुम विनर हो, क्योंकि काजल ने सिर्फ एक रुमाली रोटी खाई और तुमने 25 प्लेट से भी ज्यादा। इतना सुनते ही सभी लोगों को लगता है कि रूही कंपटीशन के लिए ही इतनी रोटियां खा रही थी, इसीलिए सब तालियां बजाकर उसको बधाई देते हैं। लेकिन वहीं रूही समझ जाती है कि उसकी सास और शकुंतला ने ये इसलिए किया ताकि रूही को लोगों के मजाक से बचाया जा सके। इसीलिए पार्टी में सबके जाने के बाद रूही अपनी सास, पति और शकुंतला से बोलती है, आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे न जाने कब से रुमाली रोटी की ऐसी आदत लग गई कि उसके आगे मैं सब भूल गई और आज मैंने अपने घर की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी और अमन जी, और आपका शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी इंसल्ट से बचाने के लिए। वो तो भला हो शकुंतला का कि उसने मुझे ये आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, वरना लोगों को लगता कि मेरी बहू कितनी भूखी है कि खुद के घर की पार्टी में ऐसे भूखों की तरह रुमाली रोटी पर टूट पड़ी है। हाँ, मेरे कितने दोस्तों ने ना ताना भी मारा है मुझे तुम्हें लेकर, लेकिन आंटी के इस आइडिया ने ना बचा ली इज्जत। अरे बेटा, माना मेरी तुम्हारी माँ से नहीं बनती, लेकिन पड़ोसन ही पड़ोसन के काम आता है। रूही काजल की बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं अपनी बहू की सहेली की बेइज्जती नहीं होने देती ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी और माँ जी। आज से मैं कभी इतनी रुमाली रोटियां नहीं खाऊंगी, और खाऊंगी भी तो तमीज के साथ, ताकि आप लोगों की बेइज्जती ना हो। रूही के माफी मांगने पर सभी उसको माफ कर देते हैं, जिसके बाद से रूही अपनी रुमाली रोटी खाने की आदत को कंट्रोल कर लेती है। मालिनी एमएनसी में जॉब करती थी। उसका घर ऑफिस से काफी दूर था, इस वजह से वो अपनी सहेली आंचल के साथ ही एक फ्लैट में रहा करती थी। एक रोज शनिवार के दिन मालिनी अपनी फ्रेंड आंचल से कहती है, मुझे शॉपिंग पर जाना है, तुम साथ चलोगी? आज सैटरडे है, आज शॉपिंग करने का अलग ही मजा आता है। तुझे शॉपिंग करने के अलावा कुछ काम भी है? हर सैटरडे संडे शॉपिंग पर निकल जाती है। वैसे कुछ सामान तो मुझे भी लेना था, चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। मालिनी एक दुकान से बहुत सारी चॉकलेट ले रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, लगता है तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं तो पूरा दिन चॉकलेट खा सकती हूँ। हाँ चॉकलेट तो पसंद है, पर इतनी भी नहीं, वैसे मुझे खाने का काफी शौक है। अच्छा ऐसा है, फिर तुम मैगी क्यों नहीं ट्राई करती? मैगी का नया फ्लेवर आया है।
नहीं नहीं, मुझे मैगी पसंद नहीं है, मैं मैगी खाती भी नहीं। अरे ट्राई तो करो, देखना तुम्हें जरूर पसंद आएगी। उस लड़के की बात मानकर मालिनी मैगी भी ले लेती है और घर जाकर ट्राई करती है और उसे मैगी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद से वो रोज रोज मैगी खाना शुरू कर देती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, मालिनी तू पागल तो नहीं हो गई है? पहले तो मैगी भी खाती नहीं थी, मैगी का नाम सुनते ही खाने से मना कर देती थी, और अब रोज रोज सुबह शाम मैगी ही खाती रहती है। अरे तू भी एक बार खा कर देख, तुझे भी पसंद आएगी और तू भी रोज खाना शुरू कर देगी। ये है ही इतनी टेस्टी, मुझे तो रोज खाने का मन करता है। इतना कहकर आंचल ऑफिस के लिए निकल जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही मालिनी भी ऑफिस के लिए निकल जाती है और वो अब लंच के समय भी मैगी ही खाती है। ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन मालिनी को उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उससे कहती है, हेलो मालिनी, कैसी हो तुम? खाना तो टाइम से खाती हो ना? हाँ मम्मी, आप बताओ घर पर सब ठीक है ना? हाँ मालिनी, सब ठीक है। बहुत दिन हो गए, घर आ जाना मिलने। तुझे घर की याद नहीं आती क्या? हाँ ठीक है माँ, मैं आती हूँ घर पर कुछ दिन के लिए। मालिनी की माँ मालिनी को ये नहीं बताती कि उसे देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो मालिनी को बताती तो मालिनी शायद घर ही ना आती। इस कारण वो उसे कुछ नहीं कहती और मालिनी भी अपनी माँ के कहने पर अगले दिन ही घर आ जाती है। घर जाकर मालिनी रोज रोज मैगी ही खाने लगती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, ये क्या मालिनी, मैं तुझे जब भी कुछ खाते हुए देखती हूँ तो तुम मैगी ही खा रही होती है। इतनी मैगी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो जाकर रेडी हो जा। मम्मी, इसलिए आपने मुझे घर बुलाया था ताकि आप मुझे लड़के दिखा सको। माँ, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं जानती हूँ मालिनी, पर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। लड़का काफी होनहार है। मालिनी अपनी माँ की बात मानकर रेडी हो जाती है। कुछ देर में लड़के वाले घर आते हैं। मालिनी को लड़का, जिसका नाम शिव था, काफी पसंद आता है। शिव को भी मालिनी काफी पसंद आती है और दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत कर दोनों की शादी तय करते हैं और इस तरह कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। मालिनी कुछ ही दिन में अपने ससुराल में सभी के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाती है। एक दिन मालिनी सामान लेने बाजार जाती है और ढेर सारी मैगी खरीद कर लाती है। ये देखकर उसकी सास कहती है, बहू, तू इतनी सारी मैगी क्यों खरीद कर लाई है? घर में मैगी कोई नहीं खाता। मम्मी जी, मुझे बहुत पसंद है मैगी, मैं ये सारी मैगी खा लूंगी। आप कौन खाएगा, इस बात की चिंता मत करो। मालिनी की ये बात सुनकर रीमा अपना सर पकड़ लेती है और ये कहकर मालिनी रसोई में चली जाती है और मन ही मन कहती है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मैगी बना लेती हूँ। मैगी खाने का भी मन कर रहा है। मम्मी जी को भी आज मेरे हाथ की मैगी खिलाऊंगी, वो भी मेरी तरह रोज मैगी खाने लगेंगी। इसके बाद मालिनी मैगी बनाकर रीमा के पास ले जाती है और उसे भी मैगी खिलाती है। रीमा को मैगी काफी पसंद आती है, लेकिन उसकी तरह वो रोज रोज मैगी खाने की आदत नहीं लगाती। लेकिन मालिनी की मैगी खाने की आदत अब और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो हर वक्त मैगी ही खाती है। ये देखकर रीमा परेशान होकर कहती है, मैगी तुम्हारे भूख के दर्द का जवाब है। जब भी समय कम होता है और तुम्हें भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही होती है तो तुम मैगी खाकर अपनी भूख शांत कर सकती हो, लेकिन रोज रोज मैगी खाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। रोजाना मैगी खाने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मैगी मैदा से बनी होती है, जिसे पचाना पेट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ माँ, मुझे ये सब पता है, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मालिनी, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ और तुम कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं हो। और कान खोल कर सुन लो तुम मेरी बात। आज से तुम मैगी नहीं खाओगी और ना ही इस घर में कोई मैगी लेकर आएगा, ये बात ध्यान रहे। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको तो पता है मुझे मैगी कितनी पसंद है और मैं मैगी खाए बिना नहीं रह सकती हूँ। मालिनी की सास वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। कुछ देर में जाकर वो रसोई में सारे मैगी के पैकेट छुपा देती है ताकि मालिनी मैगी खाना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मालिनी अपनी सास से छुपा छुपा कर मैगी खाया करती। एक रोज मालिनी की सास रसोई में आती है तो देखती है कि मालिनी फिर से मैगी ही बना रही होती है। तभी वो कहती है,
बहू, ये क्या, तुम मेरे मना करने के बावजूद मैगी खा रही हो? मैं क्या करूँ तुम्हारा? पता नहीं कैसी बहू मिल गई मुझे जो मैगी खाने के अलावा और कुछ खाती ही नहीं। जब कुछ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि रोज मैगी खाना ठीक नहीं होता। माँ, आप गुस्सा मत करो, मैं अब से आपकी सारी बात मानूंगी। जो भी आप कहेंगी मैं आज से ही मैगी खाना भी छोड़ दूंगी। देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम मेरी बात मानती हो और मैगी नहीं खाती। मुझे क्या, तबीयत तेरी खराब होगी, मेरी थोड़ी ना। मालिनी अपनी सास से ये तो कह देती है कि अब वो मैगी नहीं खाएगी, पर वो एक दिन भी मैगी खाए बिना रह नहीं पाती। मालिनी घर पर तो मैगी नहीं बना सकती क्योंकि उसे उसकी सास का डर था, इसलिए वो बाहर मैगी खाने के लिए जाती है। और एक दिन मालिनी का पति शिव उसे बाहर मैगी खाता हुआ देखकर कहता है, तुम यहाँ आकर मैगी क्यों खा रही हो? मैगी तो तुम घर पर भी खा लेती हो, तो फिर तुम्हें यहाँ आकर मैगी खाने की क्या जरूरत है? शिव की बात सुनकर वो शिव को सभी कुछ बताते हुए कहती है, मैंने जब बोल दिया कि मैं आपसे मैगी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं एक भी दिन मैगी के बिना नहीं रह पाई। वैसे माँ गलत नहीं है, तुम ऐसे रोज रोज मैगी खाओगी ना तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। और मैं भी यही कहूँगा कि तुम मैगी खाना छोड़ दो। और हाँ, तुम यहाँ मैगी खाने नहीं आओगी। कहाँ फंस गई, अब तो मम्मी जी ही मैगी खाने से रोक रही थी, अब उनका बेटा भी उनकी टीम में शामिल हो गया। मालिनी बेटा, अब क्या करेगी तू? मैगी खाने के लिए कुछ तो सोचना ही होगा। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। मालिनी शिव को खाना खिलाती है और उसके बाद दोनों अपने रूम में जा ही रहे होते हैं, तभी मालिनी को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर शिव कहता है, मालिनी, मालिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? उठो, उठो मालिनी, अब मैं क्या करूं? मालिनी, मालिनी कुछ बोलती क्यों नहीं? इसके बाद शिव मालिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर वहाँ उसका चेकअप करते हैं और शिव को बुलाकर कहते हैं, मैदा खाने की वजह से आपकी पत्नी के शरीर में खून की कमी हो गई है। आपको मैदा वाली चीजें उन्हें खाने से रोकना होगा, वरना उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि वो मैदे की चीजें ना खाए। इसके बाद शिव डॉक्टर के कैबिन से निकलकर मालिनी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताते हुए कहता है, मालिनी, अब तुम मैगी खाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? शिव, मैं समझ गई हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी भी मैगी नहीं खाऊंगी। कुछ ही देर में दोनों घर चले जाते हैं और मालिनी फिर कभी मैगी नहीं खाती, जिसके बाद से वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।